हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 का। आज वही सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि प्रश्न आते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। इससे पहले हम लोग जो है फुल डिटेल यानी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मैं पढ़ा चुका था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और इसका प्लेलिस्ट में बना चुका हूं, प्लेलिस्ट भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पार्ट 2 वाला वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेगा, उसके बाद ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। ये वाला वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो आप लोग को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारे चैप्टर का नाम है यानी ईंट, मनके और अस्थियां। इसके बारे में पूरी तरीके से जो है आज वो सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न जो आने वाले हैं। ठीक है ना, बस आपको यही सारे प्रश्न रहेगा एग्जाम में, आपको बाहर थोड़ा सा भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये भी आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपके एग्जाम में जो आने वाला है कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आप लोग को समझना चाहिए, 3 मार्क्स का कैसे लिखना है, 5 मार्क्स का कैसे लिखना है, वो सारा कुछ बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़ने, किस बुक से पढ़ने, वो सारा कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझो कि एक वीवीआई लगा लो इसमें, और ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न है हमारा कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न अगर आपको आ जाए तो इस तरीके से लिख देना है आपको, चाहे 3 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स का हो, आपको इजीली दे देगा। इसी तरीके से लिखना है आपको कि पुरातत्व वह विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान की वह एक शाखा है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को, वस्तुओं को खोद करके निकाल कर अतीत के लोगों की भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि पुरातत्व कहेंगे। जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो चीज हम खोद करके निकाल करके उसका जो उम्र पता लगाते हैं या फिर भौतिक जीवन के बारे में पता चलता लगाते हैं, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पुरातत्व है। ठीक है, और ये एक विज्ञान की विधि है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा चीज, किसी भी जाति की सभ्यता की इतिहास को जानने में पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय स्रोत है। किसी भी, जैसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज किए हैं या फिर खोज किया है इतिहासकारों ने, तो एक देखिए पुरातत्व की मदद से ही किया है। पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जैसे कि आपको मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी चीज है उसको खोद करके निकाल करके उस चीज के बारे में पता लगाना ही पुरातत्व है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा अलग देखेंगे पॉइंट के हिसाब से, मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोग जो एक एक पॉइंट याद रह जाए और एग्जाम तक आप अच्छे तरीके से लिख पाओ। ठीक है ना, देखिए संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। ये मैं बताया कि हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान जो पूरी तरीके से जो किस पर आधारित है, पुरातत्व पर ही आधारित है। चीन की सभ्यता, उसके बाद मोसापोटामिया की सभ्यता, उसके बाद जो मिस्र की सभ्यता है, सब कुछ जो है पुरातत्व के ही अंतर्गत, और उसी के जानकारी से ही पता लगाया है कि ये पुरातत्व है और ये प्राचीन जगह थी। ठीक है, तो ये हम लोग समझ ही चुके होंगे, अब तो कोई भी कंफ्यूजन और डाउट नहीं होगा। देखिए आज मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए करा रहा हूं, कल का वीडियो में थोड़ा सा स्लो स्लो करा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर स्पीड में कराइए, इसलिए करा रहा हूं। अगर जिसको अगर समझ में आ रही है तो आप लोग बोलेगा, अगर इससे अच्छा चाहते हैं या फिर और स्लो स्लो चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा कम स्पीड करके देख सकते हैं, और नहीं तो अगर ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप लोग ज्यादा स्पीड करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास है दूसरा यानी पॉइंट है हमारा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न भी एक स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है और ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू ऐसे ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, तो कार्बन 14 विधि क्या है, तो आप वही मैं समझूंगा और देखूंगा। ठीक है ना, कार्बन 14 विधि यानी तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारण की विधि, अब आप लोग समझते हैं सर क्या है ये। देखिए किसी भी चीज जो है जीवित रहता है तो उस वस्तु में क्या होता है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जब वो किसी भी चीज का विनाश हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कार्बन 12 जो उसके अंदर रहता है तो वो जीवित रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन यानी 14 जो है वह निरंतर लगातार जो है कम होने लगता है। और जिसका जितना कम जो है कार्बन 14 होगा, तो इससे पता लगेगा कि ये वस्तु बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत दिनों से जमीन के अंदर है, बहुत पुराना है। ठीक है, तो अब ये तो हम समझा ही चुके हैं आप लोग को। अब यहाँ पर किताबी भाषा थोड़ा सा हम समझा देते हैं और ये भी आप लोग पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बीएफ लीबी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, इस तरह का पूछ देगा कि
यानी रसायन शास्त्री BF लीबी द्वारा जो है अमेरिका कौन सी चीज की खोज की गई थी? कार्बन 14 विधि की खोज की गई थी और ये कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में अगर हम लोग अभी जिंदा हैं तो हमारा क्या है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में बिल्कुल हमारे अंदर है। ठीक है, और वहीं पर हम क्या करेंगे, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी या फिर किसी का भी मृत्यु जब हो जाती है या विनाश हो जाता है जिस चीज का, तो कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन 12 जो है स्थिर रहता है, लेकिन वहीं पर क्या होता है, कार्बन 14 का जो है निरंतर लगातार जो है क्या होता है, लगातार क्या होता है, क्षय होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। ठीक है जी। और यहां पर एक पॉइंट देख लीजिए, अर्थात जिस पदार्थ का कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, अगर हम किसी भी चीज को खोद के निकाले उसके बाद रिसर्च किए उस पर, अगर उसका कार्बन 14 अगर कम अगर आ रहा है, अगर 6 आ रहा है, कार्बन 6 आ रहा है, कार्बन 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो बहुत ज्यादा जो है पुराना है, ये बहुत पहले जो है ये क्या हुआ था, इसका अस्तित्व मिट गया था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का इसी तरीके से पता चलाया गया कि कार्बन 14 जो देखा तो बहुत ज्यादा कम निकला, तो इसीलिए कहा गया कि ये जो है सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व था। ठीक है, और अगर आप लोग थ्योरी क्लास अगर नहीं किए हैं ना, थ्योरी क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को इतना डिटेल से बता दिया हूं, कृषि, उसके बाद पूरे परिचय के साथ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, उसके बाद उसका भरण पोषण कैसे करता था, पूरी तरीके से बता दिया हूं। और मैं आप लोगों को गारंटी बता रहा हूं कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर का काम तमाम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पेड कोर्स में है, अगर जो भी आपका डाउट्स रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो सारा कुछ क्लियर करके सभी सब्जेक्ट का इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप जो है अपने आप में एक 450 प्लस मार्क्स लाने को तैयार हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी रहेगी, हमारी टीम की गारंटी रहेगी। इस तरीके से बस आप लोगों को कंटिन्यू हमारे क्लास को करने, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन तो देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूं ना, वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, और 1 नंबर 2 नंबर का नहीं, डायरेक्टली 3 नंबर का और 5 मार्क्स का वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये सारे क्वेश्चन इस बार भी आने वाला है, ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पूरी तरीके से कॉपी में, अगर अच्छे से अगर नंबर लाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार इसका क्या था, इसका प्रकाश डालने के लिए बोला है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए हड़प्पा सभ्यता जो भारत की भूमि पर, भारत जो है ये क्या था, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला हुआ था। देखिए अभी तो अलग अलग देश हुआ था, लेकिन जो है हड़प्पा सभ्यता का जो जब अस्तित्व थी तो उस वक्त क्या हुआ था, जो हमारा जो देश था वो विभाजन नहीं हुई थी, विभाजन तो 1947 के बाद ही नहीं हुई थी। तो जब हमारा देश में क्या था, जो हमारा विस्तार था क्या था, देखिए भूमि पर लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये एग्जैक्ट जो है जो एसबीपीटी बुक में, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, किसका, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, इसमें जो है मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, ये जितने भी सारे जो है यानी सभ्यता निकला है, तो ये सारे जो है इतना वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। और ये क्या था, त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। अभी मैं आपको मैप दिखा दूंगा कि कैसे कैसे जो है ये बना हुआ है, मैप के माध्यम से हम समझाएंगे आप लोग को, तो आप आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो त्रिभुजाकार में फैली हुई थी, ये इस तरीके से फैला हुआ था। ठीक है, ये इस तरीके से था त्रिभुजाकार, आप लोग समझ में पा रहे होंगे त्रिभुजाकार किसको बोलते हैं। और ये जो है उत्तर में मांडा जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, मांडा पहले जो है जब हड़प्पा सभ्यता जो आई थी तो उस वक्त क्या था, तो उसको जम्मू कश्मीर नाम नहीं था, उसका मांडा नाम था, मांडा तक था, यानी जम्मू कश्मीर तक था उत्तर में, और दक्षिण में यानी दैमाद यानी महाराष्ट्र तक था। ठीक है, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। उसके बाद पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, तो उत्तर प्रदेश तक। और पश्चिम में सुतगोडेर यानी पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान तो अभी अलग देश हो चुका है, लेकिन उस टाइम क्या था, यानी हड़प्पा सभ्यता पर भी जो है था। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है अभी बेसिकली कहां पर है, तो ये पाकिस्तान में अभी मौजूद है, पाकिस्तान में सारा कुछ वहीं पर ही मिलता है। ठीक है ना, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कहां पर, पाकिस्तान में फैली हुई थी, पाकिस्तान तक फैली हुई थी। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा क्या कर देता हूं, मैप को दिखा देता हूं, मैप के माध्यम से समझा दूंगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए पहले से मैं यहाँ पर कुछ जो है इस तरीके से मैं लेकर आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान, हमारा ये पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान तो पहले हमारा देश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर कराची है, तो इस तरीके से हम एक लाइन बना दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल त्रिभुजाकार काटता है, और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र यानी बेंगलोर
यहाँ पर है, सॉरी बेंगलुरु यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो बेंगलुरु यहाँ पर है। तो देखिए इस तरीके से जो है, इस तरीके से इसका विकसित था ना, विकास हुआ था। और यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का है हमारा उत्तर में है, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर यहाँ है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो आलमगीरपुर था यहाँ पर था। उसके बाद एक यहाँ बेंगलुरु। तो देखिए इस तरीके से क्या बनाता है, यानी त्रिभुजाकार एक क्षेत्र बनाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल था, यानी चीन की सभ्यता, उसके बाद क्या था, मोसापोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सभी सभ्यता से बड़ा, यानी 10 लाख गुना बड़ा, सिर्फ 10 लाख नहीं, 10 गुना बड़ा, यानी 10 गुना जो है एक सभ्यता आ सकता था। चीन की सभ्यता अगर 10 सभ्यता इसमें आ सकता था हमारा हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, ठीक है। तो अब आप लोग को ये सब चीज तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ये क्लियर तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, चलो। तो यहाँ है हमारा थोड़ा सा देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है आपको ना कई बार किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, मतलब यानी 5 मार्क्स का भी पूछेगा आपको और 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का पूछेगा तो ऊपर वाला लिख लीजिएगा, अगर 5 मार्क्स का पूछेगा तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैप अगर पता है तो मैप के थोड़ा अगर लिखेंगे तो और भी आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैं आपको लोगों को मैप दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में विशालतम सभ्यता थी। मैं बताया कि इसका जो है चीन की सभ्यता अगर 10 सभ्यता इसमें आ सकता था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट वाइज इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, एक एक पॉइंट आप लोग याद रहे। छोटा छोटा बड़ा बड़ा अगर लेकर आऊंगा तो आपको वहां पर समझ में नहीं आएगी शायद, इसलिए मैं छोटा छोटा करके लेकर आया हूं आप लोग के सामने में। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक है, ठीक है। तो हमें बताया था कि कश्मीर कहां कहां पड़ा, मैप में भी दिखा दिया। उसके बाद क्या है, बलूचिस्तान क्या है, तथा पश्चिम में बलूचिस्तान माकरन तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर की उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। इसका कुल मिलाकर जो है कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए पूर्व से पश्चिम तक कितना था, 1600 किलोमीटर। अगर आपको यहाँ पर बोलेगा क्षेत्रफल बोलेगा तो 13 लाख हो जाएगा, 13 लाख क्षेत्रफल है, ठीक है। कितना है, 13 लाख। अगर एग्जैक्टली पूछेगा तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। मैं उस थ्योरी क्लास में शायद आप लोग को कितना 2 लाख या 3 लाख बता दिया था, तो सॉरी, बट आप लोग यहाँ पर देख लेंगे तो क्या कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर विस्तृत तक फैली हुई है। तो ये वाला चीज देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विशालतम जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, 1200 किलोमीटर। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के बंगाल में पंजाब का प्रांत एक प्रांत पुरातात्विक स्थल है। देखिए अभी क्या है, पंजाब उसका क्या है कि पंजाब का कुछ भागों में था, तो पंजाब कट करके पाकिस्तान बन चुका है। तो पाकिस्तान में पूरी तरीके से भी है, स्थित है, ठीक है। लेकिन पहले हमारे देश में हुआ करता था, ठीक है। पूर्वोत्तर में पाकिस्तान के बगल में पंजाब प्रांत पर जो है मिला था, ठीक है। अब देखिए यह साहिवाल पंजाब, यानी साहिवाल जो है पंजाब का एक जगह है अभी, ठीक है। शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। कौन सी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है पंजाब के 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर जो है स्थित है, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान बन चुका है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत प्रांत प्राप्त हुए। यहां से कितना, बहुत सारे प्रांत प्राप्त हुए थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबांगन हो गया, बनावली हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो है, मैं अभी पूरी तरीके से सारे नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आलमगीरपुर, ये सारे कुछ मिलजुल करके बहुत सारे प्रांत जो है प्राप्त हुए थे, मिले थे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज भी इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो सिंधु नदी के पास स्थित था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता को जो नाम पड़ा था तो इसका कई कारण थी। देखिए सबसे पहले तो हड़प्पा का ही खोज किया गया था इन्हीं 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। लेकिन हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ने का कई कारण है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम से इसको जाना जाता है। तो इसलिए इसको यानी सिंधु नदी के पास स्थिर था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, राइट। अब देखिए आगे, देखिए यहां पर एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट, हम वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी बोलिए कह लीजिए वही सही है।
ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मैं दिखाने वाला हूं जो कि काफी शानदार है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट आपको याद भी रखने हैं। बस आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। आपको यहाँ पर 10 से 15 10 मार्क्स का कम से कम इस चैप्टर से आपको 10 से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट मिला 10 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था थी काफी शानदार थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता था, जैसे आज हम हमारे नगर में जाते हैं तो हर तरह का सुविधा मिलता है, उस तरीके से आज से मतलब 5000 से 8000 वर्ष पूर्व पहले से ये सब चीज जो है मिलती थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त के लोग जो है काफी चतुर चालाक दिमाग वाले थे। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखते हैं सड़क पर प्रकाश डालने के लिए बोला, तो यहां पर हम क्या करते हैं उसके बारे में समझते हैं। सड़क मिट्टी, ईंट और कंक्रीट सब कुछ जो है मिक्सचर था। ठीक है, तथा समतल और सीधी हुआ करता था। देखिए कोई भी चीज वहां का जो बनाया गया था ना, एक योजना के तहत बनाया गया था। अगर घर ही बनाया गया है तो पहले क्या किया कि सड़क बनाने के बाद उसके बाद बोला कि चलो यहाँ पर सड़क पहले बना देते हैं, उसके बाद इसके बगल बगल में नाली बनाएंगे, नाली बनाया, फिर जाकर के घर बनाना शुरू किया। और घर जो हुआ करता था, ठीक है, यहाँ के मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ा। अब देखिए 9.15 मीटर चौड़ा कितना मीटर हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं, है ना। ठीक है, 9.15 मीटर आप लोग सोच सकते हैं। अभी तो हमारे ज्यादा से ज्यादा कितना मीटर रहता है चौड़ा सड़क रहता है, आप लोगों को पता होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर या फिर 5 मीटर तक हमारा जो है अभी सड़क रहता है बेसिकली। ठीक है, तो इतना मीटर था उस वक्त। तो इसको क्या कहा जाता है, राजपथ कहा जाता है। जो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एसएच क्या बोलते हैं, एसएच स्टेट नेशनल हाईवे। ठीक है ना, तो एसएच बोलते हैं इसको, राइट। तो ये क्या था, मतलब राजपथ बोला जाता था इसको। ठीक है, अब अन्य सड़कों की चौड़ाई जो थी वो, जैसे हम लोग घरेलू जो सड़क हुआ करता है, जैसे हम लोग घर के पास बनाते हैं, तो उसका चौड़ाई कितना 2.75 से लेकर 2.33 मीटर चौड़ा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नगर का नियोजन जाल पद्धति के आधार पर बसाया गया था। जाल पद्धति मतलब क्या होता है, पहले जो है पूरी तरीके से सड़क बनाया, फिर नाला बनाया, नाला बनाने के बाद फिर जाकर के क्या बनाया, घर बनाना शुरू किया। और घर जो है चारों तरफ से ऐसे ऐसे सड़क के चारों तरफ से, दोनों तरफ से बना हुआ था, ताकि ये जो है, और जाल इसलिए बोला गया है क्योंकि हर एक जगह में क्या था, नाला बना हुआ था, बिल्कुल जाल के तरफ बना हुआ था, कि कहीं पर भी आपको न जाने का दिक्कत होता, न कहीं आपको पानी का दिक्कत, कहीं पानी जमा नहीं होता था, इसलिए जाल की तरह उसको बनाया गया है। ग्रिड पद्धति भी बोला गया है इसको, क्योंकि सड़क जो है एक दूसरे को समकोण काटती थी। कभी भी जो है ये नहीं कि उलट पुलट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घुमा हुआ ये सड़क नहीं हुआ करता, एक दूसरे को समकोण काटती थी, क्योंकि यहाँ पर नियोजन योजना के तहत जो है इसको बसाया गया था इस सभ्यता को। ठीक है, अब देखिए इस कारण सड़क एक दूसरे को समकोण काटती थी। इसकी एक और विशेषता कि घरों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, और घरों के मुख्य दरवाजे जो मुख्य सड़क पर, जो मुख्य सड़क ये हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 9.15 मीटर, ये मुख्य सड़क पर नहीं, हालांकि ये वाली सड़क पर खुला करते थे। ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, बल्कि गली की सड़कों पर खोले जाते थे। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है हमारा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे भी जितने भी सारे जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएंगे। अभी से तैयारी करिएगा, तो मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि 450 प्लस डेली, मतलब डेली इस तरीके से पड़ेगा तो 450 प्लस लाने से कोई भी रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषता बताइए। तो देखिए जल निकास प्रणाली भी काफी शानदार हुआ कर रहा था, क्योंकि विशालतम और जो है एक तरह का इसका जो मुख्य विशेषता ये भी थी जल निकास प्रणाली। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं आंसर को। पीने की जल की व्यवस्था के लिए हम हर घरों में एक कुआं था, हर घरों में क्या था, एक कुआं था। उनको पीने की पानी की व्यवस्था होती थी। ठीक है, वहां पर क्या थे, पानी पीने का व्यवस्था था, जो कुआं था। ठीक है, वही जल निकास के लिए नालियां बनाई गई थी। अब वहीं पर जल निकास जो पानी बहाव करता था, जल निकास के लिए पानी निकास के लिए क्या नालियां बनाई गई थी। ठीक है, ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। ये क्या थी, सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, जो जल निकास प्रणाली का, अभी देखिए अभी भी हमारे कहीं गांव में जाइएगा ना तो नाली उली नहीं रहेगा, जहां तहां पानी जमा हुआ रहेगा, लेकिन उस वक्त जो है 5000 वर्ष पूर्व ये क्या था, सभ्यता थी, लेकिन वहां पर ये बड़ी विशेषता कहलाती थी, क्योंकि नालियां बनाई हुई थी। जल निकास के लिए सुव्यवस्थित नालियां, सुव्यवस्थित मतलब क्या होता है कि प्लानिंग के साथ जो बनाया गया था। ठीक है, घरों के पास छोटी नालियां थी, घरों के पास छोटी छोटी नालियां बनी हुई थी, जो मुख्य सड़कों के पास बड़ी नालियों से जो है इसको जोड़ देती थी।
घरों के पास छोटी छोटी नाली से बड़ा नाली जो मुख्य सड़क हुआ करता था वहां पर जाकर के क्या करता था, इसको जोड़ देता था, ताकि गंदी यानी शहर से गंदी जो है दूर चली जाए। ठीक है, धौलीवीरा का एक ऐसा स्थान मिला है जहां लकड़ी की बनी नालियां प्राप्त हुई, जो ज्यादा संयोजित जो प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। लकड़ी का भी जो क्या था, मतलब लकड़ी का भी नाली बना हुआ था, छोटा छोटा नाली बना हुआ था जिसे बड़ा नालियों के पास भेजा जाता था। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। और नहीं आएगा तो आप लोग देखिए प्यारे स्टूडेंट, देखिए यार मैं आप लोगों को दिल से बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करें ना, मैं थोड़ा सा हताश हो जाता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो मोटिवेट चाहिए यार, आप सबका हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए आप लोग का भी। मैं आप लोगों को सहायता करने के लिए बिल्कुल दिल से तहे मन से मैं करूंगा सहायता, लेकिन आप लोगों को भी करना पड़ेगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी को। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, देखिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल तो आप लिख लीजिए कि आपके हर एग्जाम में लगभग 2010 से लेकर 2000 यानी 22 तक, जो सॉरी 2023 तक जो आपका एग्जाम हो चुका है, कंप्लीटली हर बार लगभग पूछा जाता है, और 5 मार्क्स का पूछता है ये थे। ठीक है, और ये 5 मार्क्स के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी। तो देखिए पतन मतलब क्या होता है कि विनाश कैसे हुआ था, इसका जो है अंत कैसे हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। कई संतोषजनक मतलब सेटिस्फाइड वाला जो है यानी प्रमाण नहीं मिला है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कोई भी जो है नहीं बताया है, इसमें अनुमान लगा करके बताया गया है। पतन के संदर्भ में इतिहासकारों का एक मत जो है नहीं मिला, सबका अलग अलग मत, बल्कि अलग अलग है। फिर भी ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारण से हुआ है। अलग अलग सभी का अलग अलग राय दिया है कि ऐसे से हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से सभी इतिहासकार का अलग अलग मानना है, किसी का एक मत नहीं मिला, एक ही माइंड नहीं हुआ है। तो देखिए कौन कौन से मत बताए हैं अलग अलग साइंटिस्टों ने, सॉरी अलग अलग इतिहासकारों ने। ठीक है, कोई बताया कि बाढ़ बाढ़ आया होगा। ठीक है, बाढ़ बाढ़ के कारण यहाँ पर जो है नेस्त नाबूद हो गया होगा। कोई बोल रहे हैं कि आर्य आक्रमण बेसिकली जो है ये एक जो जाति हुआ करता था, जो कि घोड़ों के साथ जो है ये व्यापार करता था, और ये थोड़ा सा खतरनाक हुआ करता था। तो ये क्या लूट मार किया होगा आर्य आक्रमण करके। तो ये भी बोलता है कोई कोई बोलता है जलवायु परिवर्तन, वहां पर क्या था कि पेड़ पौधा बहुत सारा था, लेकिन उस सभ्यता को बनाने के लिए जो पेड़ पौधे को काट दिया गया, जिससे वहां पर जलवायु जो है परिवर्तन हो गया, इससे वजह से वहां पर बाढ़ आ गई, आपदा आ गया। ये भी बोलता है। कोई बोलता है कि भू तत्कालिक यानी क्या हुआ था, भूकंप आ गया था, जिसकी वजह से ये विनाश हो चुका था। कोई बोलता है कि विदेशी व्यापार, जो कि हमारे देश में कई कई अलग अलग जगह से यानी क्या विदेशी व्यापार आया और हमको लूट लूट करके, हम लोगों को लूट लूट के लेके गया। तो ये भी बोल रहा है कि इसके गतिरोध के कारण यहाँ पर क्या होगा, लूट मार करके ले चले गया होगा, मार दिया होगा, गोली वोली मार दिया होगा, जान से मार दिया होगा। फिर कोई बोलता है कि प्रशासनिक शिथिलता, शिथिलता मतलब होता है कि क्या था, यहाँ पर क्रूरता हुआ करता था, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लोग जो है परेशान था, इस वजह से यहाँ पर भाग गया एक स्थान से दूसरे स्थान। कोई बोलता है कि एक महामारी नामक बीमारी आ गया, जिसके कारण जो सभी है नेस्त नाबूद का मर गया सब कोई उस बीमारी से, क्योंकि पहले के जमाने में कोई इलाज हुआ नहीं करता था, इलाज ढूंढ नहीं पाया। कोई बोलता है कि संसाधनों के अतिशय उपयोग, इस संसाधनों का क्या करके बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया, और वहां पर जो है कम से कम जो है करना था, लेकिन बहुत ज्यादा कर लिया, इस वजह से वहां पर भूखमरी आ गई, मर गई सब कोई, मतलब बह गया। तो ये सारी चीज वहां पर सबको ये अलग अलग इतिहासकारों ने बताया। लेकिन अब देखिए डिटेल से थोड़ा सा, अगर आपको 5 मार्क्स का आएगा तो वो सब चीज तो लिखना ही है, और साथ में थोड़ा सा अगर इस तरीके से भी अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपको 100% बता रहा हूँ कि 5 मार्क्स जो खुश होकर आप लोग को दे दिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर लिखेंगे तो। देखिए अब देखिए बाढ़, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के बारे में किनारे बसे हुए थे। क्या था, प्रमुख जो नगर जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, सिंधु और रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये सारे नदी के किनारे बसे हुए थे, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ की प्रतिवर्ष क्षति होती थी, बाढ़ से क्या होती थी, प्रतिवर्ष क्षति होती थी, इसलिए वे मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान जो है रहने के लिए विवश हो गए। अपना क्या गया कि जब बार बार जो बाढ़ आता था तो वो अपना मूल स्थान को छोड़ करके अलग जगह चले गया, अलग देश चला गया, अलग जो है अलग जगह चले गया। ये कह रहा है कोई कोई। ठीक है, बाढ़ के बारे में। अब दूसरा देखिए महामारी के बारे में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकाल यानी जो है कंकाल मिला था, उसका परीक्षण के पश्चात यहां निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा निवासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए होंगे। इन बीमारियों के कारण ही अनेक जीवन का अंत हो गया होगा, जिसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया का विनाश हो गया होगा। पर कोई इतिहासकार बोल रहे हैं कि यहाँ पर महामारी जैसे मलेरिया आया होगा, और इसी के साथ मलेरिया सबको पकड़ते गया और कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया और मर गया सब कोई, इसलिए यहाँ का पतन हो गया। अब देखिए बाहम आक्रमण, बाहरी आक्रमण, आर्य आक्रमण इसको बोल सकते हैं, बाहम बाहरी आक्रमण। ठीक है,
पुरातात्विक स्रोत से ज्ञान होता है कि हड़प्पा निवासियों पर बाहरी आक्रमण हुए होंगे। कोई बोलता है कि, कोई इतिहासकार बोलता है कि बाहरी आक्रमण हुआ होगा, वहां के लोग की हत्या कर दिए हुए, बाहरी आक्रमण से लोगों को जान से मार दिया होगा, इस कारण जो है यहाँ का जो है ये पतन हो गया होगा। ठीक है, कोई इतिहासकार ऐसे बोलते हैं। अब दूसरा देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, ये भी जान लेते हैं। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में काफी बारिश होती थी। प्रारंभ में क्या, हड़प्पा सभ्यता में क्षेत्रों में काफी बारिश हुआ करती थी, घने जंगल भी थे। बाद में जंगलों को काट दिया होगा, उसका क्या होगा, काट दिया होगा, इससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन। अब देखिए आज क्यों बोलता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षण करिए, ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, ज्यादा पेड़ पौधे को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि देखिए पर्यावरण ही ऐसा है कि पेड़ पौधा ही ऐसा है कि हमारे जो है पर्यावरण को शुद्ध रखता है और साथ में सब कुछ जो है स्टेबल रखता है, उसको हिलने डुलने नहीं देता। अगर ज्यादा अगर पेड़ काट लेंगे तो क्या होगा कि बारिश ज्यादा होगी, इससे क्या होगी आपदा आएगी, नदियां बहुत ज्यादा आई होगी, बाहर आई होगी, इससे भी क्या होगा पतन हो सकता है। और हमारा ये भी जो है हमको भी ध्यान रखना है ये चीज के बारे में। ठीक है, तो कोई बोलता है कि इस वजह से पतन हुआ होगा, तो ये तो अब हम लोग समझ ही चुके होंगे। बिल्कुल आप लोग क्लियर तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आप लोग को ऐसे अगर समझ में ना आए तो शायद आप लोग को जो दोबारा से मैं पढ़ा दूंगा, दोबारा से जो है आप लोग को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, मगर दोबारा से देखेंगे तो आप लोग को आ ही जाएगा समझ में। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट जो स्टार पॉइंट है, ये भी वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट है। हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के संसाधनों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए जब लोग जो है वहां पर रहते थे तो जीवित रहने के लिए, खाने पीने के लिए तो कुछ ना कुछ उगाए होंगे, तो ये चीज उगाए होंगे तो सिंचाई का भी जो है काम किया होगा, सिंचाई से भी पता लगा। अब इसका साधनों का उल्लेख यानी कौन कौन से चीज से जो है यहाँ पर जो है सिंचाई करते थे, अभी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन से वृषभ किसको बोला था, बैल को बोला था। बैल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, वृषभ का जो है फोटो मिला, चित्र मिला, तो इससे बोला कि बैल मतलब बैल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसे यह माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है बैलों द्वारा खेतों की जुताई करती थी। और बहुत सारे ऐसे खेत भी मिले जो बैल के साथ साथ जो है उसको जुताई किया गया था। और वहां जो है बेसिकली मैं आप लोगों को जो कल का जो वीडियो बनाया था, जो अगला वीडियो दिया था, तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि वहां पर जो जौ, उसके बाद गेहूं, सफेद चना, चावल की खेती जो है किया जाता था। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ ही गए होंगे। चूंकि अधिकतम हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क मतलब क्या होता है, कम जो है पानी वाले पाए जाते थे, बसे हुए थे, जहां लोगों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित सिंचाई के तीन साधन बेसिकली हुआ करते थे। एक है नहर, ठीक है, नहर, उसके बाद कुआं, उसके बाद क्या है कि जलाशय इसको बोलेंगे। ठीक है, जहां पर से जल हम लोग निकाल करके उसको बनाते थे, उसको जलाशय बोला जाता था, नदियां आदि। ठीक है, तो ये तीनों चारों जो है ये क्या था, ये एक साधन हुआ करता था सिंचाई का। ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं और आप लोग समझ भी गए होंगे। अब देखिए ये वाला तो आप लोग बिल्कुल भी जो है अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ जो मैं भी आप लोग को दूंगा, ठीक है, कहां पर दूंगा, यानी आप लोग को क्या करना है कि BBPHELP टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर मैं आप लोग को पीडीएफ भी दे दूंगा। और हमारा एप्लीकेशन का नाम है SS एकेडमी। ठीक है, सॉरी देखिए आप, मेरा दो एप्लीकेशन है, एक है बीबीपी हेल्प और एक है SS एकेडमी। आप जिसमें भी कोर्स लेना चाहते हैं आपको सभी में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में जिक्र करूंगा उसके बारे में। देखिए हड़प्पा सभ्यता के शहरी सभ्यता होने का प्रमुख विशेषता थी। नंबर 1 क्या था कि नगर यानी नगर निर्माण प्रणाली, वहां पर नगर की तरह बनाया गया था। अब देखिए सड़क निर्माण, भवन निर्माण, जल निकास, ये क्या था, एक तरह का योजना बना करके वहां पर बनाया गया था। ग्रिड पद्धति हम उसको बोलेंगे। आपको ग्रिड पद्धति के बारे में पूछा जाएगा कि ग्रिड पद्धति आखिर होता था। देखिए ग्रिड पद्धति क्या होता है, बेसिकली जो वहां का जो यानी घर हुआ करता था, क्या था, सॉरी यहाँ का जो रोड हुआ करता था वो एक दूसरे को समकोण काटे थी, उसी को ग्रिड पद्धति बोला गया। ठीक है, तो ये वाली जो है विशेषता प्रमुख थी, इसके बारे में भी डिटेल से मैं बताऊंगा अभी, पहले देख लीजिए। सामाजिक जीवन, कम्युनिटी कैसा था वहां का। ठीक है, वर्ण व्यवस्था यानी उसका जो है कोई भी व्यवस्था हुआ करता था, खान पान रहन सहन का व्यवस्था था। उसका मनोरंजन का भी व्यवस्था था, सब कुछ मनोरंजन जो किस तरीके से करना है लोगों का, अपना खुद का, सब कुछ जो वहां पर जो है ये चीज सुविधाएं थी। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इसी तरह का अगर 5 मार्क्स का पूछ दिया जाए तो आप लोग को ये वाला लिखना क्या, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान भी अपने माइंड में रख लीजिएगा तो अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं वही हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। ठीक है, नगर नियोजन का
नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सुनियोजित मतलब क्या, प्लानिंग के साथ नगरीय व्यवस्था भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध माना जाता है। ये जो व्यवस्था, ये जो हड़प्पा सभ्यता जो है, ये विश्व में ही, पूरी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जो प्रसिद्ध है ये, ठीक है, ये सभ्यता कि भारत के सुनियोजित नगरीय सभ्यता का प्रारंभ यहीं से हुआ था। यानी इसलिए चकित लोग होते हैं कि 5,000 से 8,000 वर्ष पूर्व ऐसा ऐसा जो यहाँ के लोग करते थे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था शहरी स्वरूप देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या था, नगरीय व्यवस्था शहर के तरह बिल्कुल जो देखने को मिलती थी, ठीक है। ऐसी व्यवस्था अन्य प्राचीन सभ्यता में देखने को नहीं मिली। ऐसी जो जैसे चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और जाकर के जो मिस्र की सभ्यता, ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिला। मतलब ये क्या था, एक नगर योजना था, ठीक है, और प्लानिंग के साथ बनाया गया था। इस सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। यहाँ पर विशाल स्नानागार जो है मुख्य क्या था, विशेषता थी, ठीक है। स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार हुआ करता था। रईस लोग जो है, अभी हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं, लेकिन उस वक्त क्या करते थे, अभी हम लोग क्या स्विमिंग पूल बनाते थे, लेकिन पहले के जमाने क्या करते थे कि विशाल स्नानागार बनाया करते थे, ठीक है। अब देखिए अगला अगला पॉइंट को देखते हैं, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति वह पद्धति है जिसमें सड़क सीधी होती थी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और किनारे किनारे बनते हुए देखने को मिली थी। शतरंज की तरह जो है ये शहर मिला, ठीक है। क्या था, शतरंज की तरह ये शहर जो है शहर लगता था, बिल्कुल खूबसूरत और बहुत अलग अलग तो तरीके से यानी देखने को बहुत खूबसूरत नजारा था यहाँ का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, एक पूर्वी नगर दूसरा पश्चिमी नगर। मैं आप लोगों को बता दें, एक पूर्वी नगर एक पश्चिमी नगर, दो जो है विभाजित किया गया, दो नगर, ठीक है, बेसिकली। अब देखिए, एक मिनट, अब यहां पर देखिए अगला देखिए, मुख्यतः पश्चिमी नगर को दुर्ग कहते थे। देखिए दुर्ग भी याद रखिएगा, पश्चिमी नगर को दुर्ग कहते थे और वे क्या था, थोड़ा ऊंचाई पर बने हुए थे, जबकि पूर्वी नगर जो है थोड़ी नीचे हुए थे। पूर्वी नगर क्या था, थोड़ा सा नीचे था, जिस कारण उन्हें निम्न नगर कहा जाता था। जिस कारण जो उसे निम्न नगर यानी छोटा, जो देखिए एक नगर था पूर्वी नगर एक पश्चिमी नगर। पश्चिमी नगर में क्या था, बेसिकली वहां पर जो अमीर लोग रहा करते थे और अमीरों के लिए जो है वहां पर हिफाजत के लिए क्या करता था कि चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ अलग अलग तरीके से जो है एक तरह का ग्राउंड बना हुआ था कि उसी के अंडर लोग रहते थे, ठीक है, और उसको दुर्ग बोला जाता था। और जो पूर्वी नगर था वहां पर कमजोर लोग और जो किसान लोग थे वो रहा करते थे, ठीक है। चलिए, पूर्वी नगर के चारों तरफ कोई ना कोई सुरक्षा दीवार नहीं होती थी, बल्कि जबकि पश्चिमी नगर चारों तरफ सुरक्षा दीवार होती थी, जिन कारण उन्हें दुर्ग कहा जाता था। लेकिन इसी सभ्यता के एक स्थल धोलीवीरा गुजरात नगर के 3 भागों में विभाजित मिला था, ठीक है। एक धौलीवीरा था इस सभ्यता में, और गुजरात, अभी वो गुजरात अभी हम नाम रखे हुए हैं, ठीक है। तो धौलीवीरा में भी ऐसे जो है मिले थे। तो आज आप लोग को ये सारे क्वेश्चन को बताया मैंने, आप लोग को कैसा लगा आज की क्लास। और देखिए अगला जो हमारा क्लास होने वाला है, अगला जो हमारा वीडियो आएगी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का आने वाला, ठीक है। अब आएगी ऑब्जेक्टिव क्लास। ऑब्जेक्टिव क्लास में क्या होगा, आप लोग कम से कम एक चैप्टर का आप लोग को 60 से 50 क्वेश्चन तक लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोग कंप्लीट जो है सिलेबस के साथ साथ कंप्लीट चैप्टर को करते जाऊंगा। आज का क्लास मुझे लगता है कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो प्लीज यार, दिल से कह रहा हूं, मुझे काफी जो है अभी तक लगातार मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, कंप्लीट तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और देखिए हमारा पेड कोर्स में आप लोगों को एक बार पेड कोर्स के बारे में भी बताना चाहता हूं। हम जो है आप लोग के लिए जो उम्मीद बैच, ठीक है, उम्मीद बैच जो है चलाए हुए हैं अभी आप लोग के लिए, ठीक है। उम्मीद बैच लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को देखिए क्या क्या मिलने वाला, हर एक सब्जेक्ट का। जैसे बेसिकली एक स्टूडेंट का क्या होता है कि 6 सब्जेक्ट होता है। 6 सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ रह सकता है। तो 6 सब्जेक्ट में से आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास दिया जाएगा, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो कि आप लोग प्रैक्टिस करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा दी जाएगी, उसके चैप्टर वाइज जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा, जो कि कंप्लीट तरीके से आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी 100%, क्योंकि हमारे साथ साथ और भी एक टीचर हैं जो कि आपको अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले हैं और बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। तो एक कोर्स लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि हमारा BBPHELP, देखिए BBPHELP बीबीपी हेल्प ऐप है, उस ऐप को आप लोग क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और वहां पर एक कोर्स मिलेगा, आप लोग उस कोर्स में ज्वाइन होकर के, जो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन होकर के आप लोग पूरी तरीके से जो है अपने तैयारी को कर सकते हैं और अपने माँ बाप का जो है सपना साकार करके अपना खुद को जो है उम्मीद को जगाए रखे हैं कि 400+ आएगा, वो सारे जो है आप लोग साकार कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक था और अगला लाइव सेशन, अगला वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बीबीपी हेल्प टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।